गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आईवीएम पॉडकास्ट पे आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल पेशकश खेल नीति। और खेल नीति में हम लगातार आईपीएल के मैचों का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और लगातार कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि मैदान के अंदर की खबरें, ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है इसकी बातें, और प्लेयर्स जब मैच हारते हैं तो किस तरह का जश्न मना रहे हैं, और जब जीतते हैं तो क्या कुछ नजारा होता है होटल के कमरों में। ये सब कुछ आपको लगातार बता रहे हैं। और खासतौर से आज वीकेंड है तो आज हम ना सिर्फ आज के मैच में चर्चा करेंगे, कल जैसे राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीता उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही सुपर सैटरडे और सुपर संडे के बारे में थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। और सबा करीम हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि भारतीय क्रिकेट में और भारतीय संस्कृति में कुछ अच्छा हो तो कहावत सुनने को मिलती है, कुछ बुरा हो तो कुछ दोहे सुनने को मिलते हैं, वन लाइनर्स सुनने को मिलते हैं। और राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ियों के बारे में जब पहला मैच खत्म हुआ तो ये कहा जा रहा था कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, और जैसे ही दूसरा मैच खत्म हुआ तो एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए कहा जाने लगा कि पूरा पैसा वसूल खिलाड़ी है ये। हम बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, क्रिस मॉरिस की, जिनकी ऊंची दुकान फीके पकवान नजर आए थे पहले मुकाबले में, लेकिन दूसरे मुकाबले की बात करें तो पूरा पैसा वसूल प्रदर्शन था। डेविड मिलर ने शानदार प्रदर्शन किया। और सबा, ये जो दोहे और कहावत भारतीय क्रिकेटर्स पर अक्सर कहे जाते हैं, अक्सर आपने भी सुने होंगे जब आप खेलते रहे होंगे, ये सडनली जो लाइंस चेंज होती हैं, एक दिन पहले ऊंची दुकान फीके पकवान, अगले दिन पूरा पैसा वसूल खिलाड़ी। कैसे आप देख रहे हैं क्रिस मॉरिस के प्रदर्शन को? राजीव, इसका मतलब ये भी है कि क्रिकेट फैंस कितना जल्दी दिमाग उनका उनका बदलता रहता है। जी। कुछ दिन पहले क्रिस मॉरिस के ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे, जी। और आज चूंकि उन्होंने शानदार तरीके से मैच जिताया है राजस्थान रॉयल्स को, तो उनके नाम पे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि क्रिस मॉरिस को अपने काम करते रहना होगा। जी। कई सारे ऐसे मैचेस भी आएंगे जहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। एक दो मैचेस में कई सारे ऐसे मैचेस होंगे जहां पर उनका मैच विनिंग परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों स्किल का फायदा राजस्थान रॉयल्स को मिलेगा। अब कल के मैच में देख लें, गेंदबाजी उनकी कुछ खास हुई नहीं थी। उनके इर्द गिर्द जो गेंदबाज थे उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, पर अंत में जब बल्लेबाजी का समय आया और जब उम्मीद की जा रही थी कि वो बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे, वो उन्होंने करके दिखाया। मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर कर रहा है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर कि किस तरह से वो क्रिस मॉरिस को ट्रीट कर रहे हैं। अगर वहां पर जी। उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा दिया जाएगा तो परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। पर कल का जी। मैच राजीव, मजा आ गया देखने में, बहुत ही रोमांचक मैच रहा। और मुझे तो ये जी। लग रहा था कि अंतिम के 2 ओवर में 27 रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। जी। पर एग्जीक्यूशन ठीक प्रकार से हुआ नहीं रबाडा और टॉम करन का। बिल्कुल। और सब, अगर हम बात, जैसे कि आपने कहा कि बहुत हाई प्राइस में खरीदे गए, आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। 16.5 करोड़ रुपए, 16.5 करोड़ तो पूरा पूरा क्रिकेट करियर, पुराने क्रिकेटर से बात करें तो नहीं मिलता था, यहाँ एक सीजन के लिए मिल रहा है। तो ये प्रेशर तो ऑलरेडी आप पे क्रिएट हो जाता है। और खासतौर से क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट को एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखा जाता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप क्रिटिसाइज भी किए जाएंगे। और जिस तरह से प्रदर्शन किया क्रिस मॉरिस ने, खासतौर से डेविड मिलर ने तो अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ही था सबा। लेकिन जो दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉट्स की मैं चर्चा करूंगा, एक रबाडा पे उन्होंने जो फ्लिक किया, और अगले ओवर में टॉम करन को 2 छक्के लगाए। पोटेंशियल है उनमें, वो बिग हिटर माने जाते हैं, 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी करते हैं। बट प्रेशर था उनपे पहले मैच में खराब करने का, दूसरे मैच में गेंदबाजी खराब करने का, बट हैंडल उन्होंने अच्छे से किया। राजीव, पहले मैच में दबाव कुछ ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आपको याद जी। होगा संजू सैमसन ने स्ट्राइक उनको दिया नहीं। तो सब लोगों को ये लग रहा था कि उनकी बल्लेबाजी हो नहीं पाएगी। उसके पहले 2 वो डॉट डिलीवरी खेल चुके थे। अब कल दिल की पे अगर हम चोट लगी बात, थी लग रहा है हाँ, मॉरिस के सब। अब कल की हम बात करें कि वो उन्होंने हर बॉल पे रबाडा के ट्राई किया, उसमें खाली 2 ही बॉल कनेक्ट हुई। जी। उसके अलावा कितनी बॉल वो मिस मिस कर गए थे। तो मुझे जी। लगता है कि कई बार एक तो राजीव, एक बात माननी होगी कि बहुत कठिन है इन कंडीशंस में गेंदबाजी करना। जब ओस इतना जी। ज्यादा पड़ रहा है, पेस बॉलर के लिए ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहां पर एक या 2 बॉल में अगर आपकी लेंथ खराब हो जाए तो फिर आपको पिटाई पड़ जाती है। कल वही हुआ। मुझे लगा जी। अच्छी बात ये थी क्रिस मॉरिस की तरफ से कि वो 1 2 बॉल मिस करने के बाद भी उन्होंने अपना संयम खोया नहीं। उनको भी लग रहा था हम्म। कि एक बॉल उनके स्लॉट में अगर आ गई तो उस पर वो बल्ला घुमा सकते हैं और वहां पर उनको वैल्यू मिलेगा शॉट्स का। और वही हुआ हम्म। रबाडा के ओवर में, और वही हुआ टॉम करन के ओवर में भी। उनके पास काबिलियत है, उनके पास वो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, लंबा लीवर्स है उनके पास,
और जो स्ट्राइक करते हैं वो इफेक्टिव रहता है, और कल के मैच में वही देखने को मिला। सबा एक जो बड़ी चीज है, अगर हम शुरू से एनालिसिस करें, दिल्ली टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाया गया, फिर ओवर कॉन्फिडेंट लगे थोड़ा सा दिल्ली के ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, जिस तरह से बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। पृथ्वी शॉ ड्राइव करने गया, उनका एज लगा, पॉइंट पे चला गया। फिर जयदेव उनदकट को एक पीछे मारने गए क्योंकि फाइन लेग खड़ा था, तो शिखर धवन वहां पे आउट हुए। जयदेव उनदकट की ज्यादा आप तारीफ करेंगे या खराब शॉट सिलेक्शन था जिस तरह से दिल्ली के बल्लेबाजों ने खेला? क्योंकि 10 बल्लेबाज अगर हम देखें तो 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपा है। राजीव, कई बार जो पिछले मैच में घटा है उसी को दिमाग में रखकर आप आगे चलते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी अब वानखेड़े का की जो विकेट है, हम लोगों को पता है कितनी हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स वहां पर देखने को मिले हैं। जी और अगर आपको पहले टारगेट सेट करना है, आपको बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया है, तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी यही सोचा होगा, उनको उनको कम से कम 200 रन तो बनाने ही होंगे। इस वजह से आपका प्रयास यही रहता है, आप इसी माइंडसेट से मैदान में उतरते हैं कि आपको 6 ओवर का जो पावर प्ले है वहां पर आपको कम से कम 50 से 60 रन होने चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जोखिम उठाना होगा। कल का विकेट बहुत ज्यादा अलग सा था। वानखेड़े का विकेट इस तरह का रहता नहीं है। घास ज्यादा थी, उसके घास होने के समय ऐसा लग बावजूद। रहा था चेन्नई की पिच उठा के मुंबई में लगा दी हाँ, है, रन ही नहीं बन रहे। और घास तो मैं समझ सकता हूँ, सीम सीम मूवमेंट देखने को मिल रहा था। उसके बाद जी जो मिश्रण दिखाया जयदेव उनडकट ने, वहां पर बॉल फंस के भी आ रही थी, तो जी बड़ा ही अनलाइक वानखेड़े का विकेट रहा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स फंस सी गई। पृथ्वी शॉ वही शॉट खेलना चाह रहे थे, लीडिंग एज लगा। शिखर धवन को इस तरह के शॉट्स खेलते हम लोगों ने कई बार देखा है, उनको सफलता मिली है। तो मुझे लगता जी है कि परेशानी वहां पर नहीं थी। मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कॉम्बिनेशन को सही चुना नहीं। जी मुझे बहुत ही खेद होता है ये कहते हुए कि अब मुझे लगता नहीं कि T20 में अजिंक्य रहाणे की जगह बनती है। उनको कोई ना जी कोई और विकल्प ढूंढना होगा। कल दिल्ली कैपिटल्स ने हेटमेयर को नहीं खिलाया, तो उनके पास श्रेयस अय्यर का कोई ना कोई तो विकल्प होना चाहिए। और जी श्रेयस अय्यर का विकल्प अजिंक्य रहाणे तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, राजीव। तो मुझे लगता है वहां पर चूक बिल्कुल। हो गई है दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। और समा खासतौर से अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जाएं, जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस फेल हुए, जिस तरह से ललित यादव को खिलाया गया, उनका बल्ला नहीं चला, थोड़ी परेशानी अचानक कॉम्बिनेशन में आपको लग रहा है नजर आने लगी है? राजीव, अगर आप और सभी टीमों को देखेंगे, आप देखिए मुंबई इंडियंस को, आप देखिए राजस्थान रॉयल्स को, आप देखिए आरसीबी को, इन सभी टीमों में ऑलराउंडर्स काफी सारे हैं। और हम्म इसी वजह से उनकी बल्लेबाजी में गहराई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम्म दिल्ली कैपिटल्स की वो एक परेशानी है इस समय कि उनके पास उनको एक परमानेंट एक तो बल्लेबाज चाहिए जो अजिंक्य रहाणे की जगह ले ले। उसके साथ साथ उनकी जो बल्लेबाजी उसमें और ज्यादा गहराई होनी चाहिए। जी वो दिल्ली कैपिटल्स की कॉम्बिनेशन में इस समय नजर नहीं आ रही। उनके 3 जो बॉलर्स हैं, आवेश खान हो गए, रबाडा हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, या फिर टॉम करन हो गए, इनको आप एक जेन्युइन ऑलराउंडर के रूप में नहीं 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 देख सकते हैं। तो जी इनकी जो गेंदबाजी काफी तगड़ी हो रही है, लंबी हो गई है, तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी बहुत कमजोर है। तो वहां पर जी उनको लगता है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। समा मैं अभी आंकड़े देख रहा था, 6.5 ओवर में 36 रन बने और 5 विकेट निकल गए थे दिल्ली के। क्या मैच वहीं दिल्ली के हाथ से निकल गया था? आपको लग रहा है एक मौका था जब अंतिम 5 ओवर में 60 रन बनाने थे राजस्थान को, वहां पे कमबैक हो सकता था, बट जिस तरह से मॉरिस ने मैच को फिनिश कर दिया, 2 मौके थे दिल्ली के पास जहां से कमबैक हो सकता था। आपको लग रहा है दोनों जाया किया दिल्ली की टीम ने? देखिए, जो दूसरी पारी में घटा वो तो एक शानदार कमबैक रहा दिल्ली कैपिटल्स का। जी आपको बहुत कम बार होता है कि आप 148 को डिफेंड कर पाए हो। और पहले पावर प्ले में अगर आपके 3 या 4 विकेट गिर जाते हैं, टारगेट जब आप सेट करना चाह रहे हैं, तो वहां से जी मैच निकालना बहुत कठिन हो जाता है। और वही हुआ दिल्ली कैपिटल के साथ। बदकिस्मती दिल्ली कैपिटल्स की ये भी थी कि ऋषभ पंत, जिन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली, वो बहुत ही खराब समय पर रन आउट हो गए। तो जी मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा दिल्ली कैपिटल्स के टारगेट सेटिंग में। अगर ऋषभ पंत और 3-4 ओवर खेल लेते, मुझे लगता है कि जी आसानी से 25 से 30 रन और जोड़ सकता था दिल्ली कैपिटल्स, जो कि हो नहीं सबा पाया। हाँ, हाँ। समा आपने जैसे बात की रनआउट की, मुझे अचानक रेयान पराग का चेहरा सामने आ गया और ऐसा लग रहा है वंडर बॉय है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए। पहले मैच में अच्छी बैटिंग करते हैं, उनकी बॉलिंग चर्चा में थी, कल फिर उन्होंने राउंड आर्म एक्शन एक गेंद डालने की कोशिश की ऋषभ पंत को, और उसके बाद जो रनआउट करने के बाद जो व्यू डांस वो करते हैं, वो बिल्कुल ही गजब था। और ये इस तरह के कैरेक्टर चाहिए आपको खासतौर से T20 फॉर्मेट में।
T20 में चाहिए, आईपीएल में चाहिए और टीम्स में चाहिए, और हर एक टीम में इस प्रकार के कैरेक्टर्स हैं आपके पास। जी, रियान पराग आसाम के लिए खेलते हैं, आसाम के लिए कप्तानी करते हैं। जी, यंगस्टर हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, और राजस्थान रॉयल्स ने इसी वजह से रियान पराग के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और धीरे-धीरे करके वो मैच्योरिटी अब नज़र आ रही है। बल्लेबाज़ी जी, अच्छी कर लेते हैं, अब तो उनको एक गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कल मैंने बहुत ही बारीकी से उनके एक्शन को देखा था राजीव। अभी भी जी, उनका जो हाथ है वो एल्बो के ऊपर से आ रहा है। तो जी। नियम को तोड़ नहीं रहे हैं इस समय रियान पराग, और नहीं, नियम नियम के लचीलेपन का फायदा उठा रहे हैं, हाँ, ये कह बहुत ज़्यादा सकते फ़ायदा उठा रहे हैं। कल तो आर अश्विन ने भी प्रयास किया था, उन्होंने भी राउंड आर्म गेंदबाज़ी जी, करना शुरू कर दिया, और आर अश्विन ने भी कल अच्छी गेंदबाज़ी की। तो हाँ, इस तरह के जी, कैरेक्टर की ज़रूरत है आपको आईपीएल में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि फैन बेस बढ़ता जाता है। जी, तो रियान पराग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं इस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी। समा एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन जो ज़हन में आ रहा है कि पहले 6 ओवर में थोड़ा-सा मूवमेंट दिखा तो दिल्ली की टीम स्ट्रगल कर रही थी। जब दिल्ली की टीम ने गेंदबाज़ी शुरू की तो वही कुछ हाल राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन का था। आप देख लें चाहे बटलर को देखें स्लो ऑन पे वो फँसे फिर इसके बाद संजू सैमसन आया वो रबाडा के क्लासिक आउट स्विंगर पे आउट हुए। कैसे आप देख रहे हैं थोड़ा-सा विकेट में असिस्टेंस है तो बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं ये वापस वही बात आ जाती है कि टेक्निक अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप किसी भी फॉर्मेट पर रन बनाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। क्या ये बड़े एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं? चेन्नई में टर्निंग ट्रैक तो स्ट्रगल, मुंबई में थोड़ा-सा बॉल हिला, एक अलग डिफरेंट कंडीशन आई तो स्ट्रगल। कैसे आप देख रहे हैं हमारी जो यंगस्टर्स खास तौर से बैटिंग कर रहे हैं या जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है जो फॉरेन के प्लेयर्स खेल रहे हैं अभी आईपीएल सीजन 14 में? देखिए, टी20 का फॉर्मेट कुछ अलग किस्म का है राजीव। यहाँ पर जो माइंडसेट है वो यही है कि आपको तेज़ गति से रन बनाना है। और इसी वजह जी, से जो भी बल्लेबाज अंदर जाता है बैटिंग करने के लिए, उसका प्रयास यही रहता है कि बॉलर जो भी हो, विकेट जैसा भी हो, वहाँ पर उनको तेज़ गति से रन बनाना है, और यही प्रोफाइल हुँ। डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर अगर विकेट टफ हो जाता है, कंडीशंस टफ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ब्लेम अब बल्लेबाजों को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि गेयर उनके बदलने की बात जो सबब होती है कि आप अपने आप को अकॉर्डिंग टू द परिस्थिति जो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ढाल ले वो नजर नहीं आई है पिछले 3 मैचेस कम से कम हम ठीक है, हम देख रहे हैं जो मैं मान बैक रहा टू हूँ बैक। राजीव, पर मुझे लगता है जी, ये भी इसके अलावा भी अब अजिंक्य रहाणे के पास तो सही टेक्निक है। वो भी जी। कल संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी प्रयास किया तेज़ गति से रन बनाने के लिए। हुँ, तो ये माइंड को एडजस्ट करना कि भाई ये विकेट बहुत टफ है, यहाँ पर जो टारगेट है वो 140 का ही होगा, या फिर जी। 150 का ही होगा। ये बात मनवाना एक खिलाड़ी को बहुत कठिन हो जाता है। उसकी कोशिश हमेशा हुँ, यही रहती है कि और ज़्यादा रन रन बटोरे, और मुझे जी, लगता है वहीं पर इस प्रकार की गलतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत बिल्कुल। चैलेंजिंग रहता है, और कल का विकेट तो बहुत ही अद्भुत सा था राजीव, यहाँ पर बहुत जी, ज़्यादा मदद मिल रही थी। फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी, विशेष करके नई गेंद से, और इसी वजह से हर जी। एक बल्लेबाज को परेशानी हुई। सबम कल जो राजस्थान गेंदबाजी कर रहा था जयदेव उनडकट ने वो कटर्स डाली फिर मुस्तफिजुर भी थे उनके पास जो कटर्स डालते हैं जकारिया जो आपके फेवरेट है उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की और वो भी कटर्स डालते हैं ये 3 लेफ्ट आर्म सीमर खिलाने का राजस्थान का जो फैसला है वो शायद चौंका गया दिल्ली की टीम को। हाँ राजीव, पर मुझे लगता था ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जयदेव उनडकट के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। कुछ साल पहले उनको भी जी 13 करोड़ के में खरीदा गया था। जी वहाँ पर भी कई सारी बातें हुई थी। पर अब मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सौराष्ट्र के लिए वो कप्तानी कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं अब, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जयदेव उनडकट को खिलाया गया। और मुझे लगता है एक और कारण राजस्थान रॉयल्स का वो ये है कि जिस तरह का विकेट था वानखेड़े का, राजस्थान रॉयल्स को पता था कि यहाँ पर ऐसे बॉलर जिनके पास अच्छा मिश्रण होगा, जो डिसगाइज़ करके गेंदबाजी कर सकते हैं, उनको खिलाने में ही भलाई हम्म है, और इसी वजह से वहाँ पर ये तीनों लेफ्ट आर्म सीमर्स को खिलाया, और तीनों के पास गज़ब पेस वेरिएशन है, और इसका फ़ायदा कल उनको मैच में मिला। जयदेव उनडकट, कल तो मुस्तफिज़ुर ने भी अच्छी गेंदबाज़ी की। उनका लास्ट में जो रिलीज़ होता है, वो ऐसा लग रहा है कि मुरलीधरन की तरह जी वो गेंदबाज़ी करते हैं। पिक करना बड़ा बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, जी और चेतन सकारिया ने फिर से एक बार अच्छी गेंदबाज़ी की। मुझे लगता है कि इनकी जी गेंदबाज़ी का जो ये जो 3 सीमर्स की वजह से, लेफ्ट आर्म सीमर्स की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल और इम्पैक्ट डाला आपको लग रहा है सबा दिल्ली ने जो पहले मैच जीत के इम्पैक्ट डाला था वो सडनली लग रहा है कि वो अब सही कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं राजस्थान 3 लेफ्ट आर्म सीमर खिला के क्रिस मॉरिस उनके पास आपको लग रहा है सही कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है हालांकि टॉप ऑफ द ऑर्डर अभी भी थोड़ी सी सस्पेक्ट लग रही कभी बटलर आ रहे हैं ओपन करने पहले मैच में बेन स्टोक्स आए थोड़ा सा टॉप 3 आपको लग रहा है टॉप 4 को सेटल करने की जरूरत है राजस्थान को। देखिए, हर मैच में आप परिवर्तन तो कर नहीं सकते हैं राजीव। मुझे लगता है यहाँ पर कल का जो कॉम्बिनेशन जी नज़र आया राजस्थान रॉयल्स का, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा।
क्योंकि जॉस बटलर जी ज्यादा इफेक्टिव, अगर उनका एवरेज देखेंगे, स्ट्राइक रेट भी देखेंगे, तो एज एन ओपनर वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो उनको ओपन ही करना चाहिए बेन स्टोक्स की जगह पर। मनन वोरा, अब देखिए स्लॉट कुछ यही रहेगा, रिसोर्सेज में हो सकता है परिवर्तन हो जाए। मनन वोरा ने दोनों मैच में रन नहीं बनाया, तो वहां पर हो सकता है कि एक नया ओपनर आ जाए, पर जो कॉम्बिनेशन है संजू सैमसन नंबर 3 पर, उसके बाद जो खिलाड़ी आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए ठीक होगा। दिल्ली कैपिटल जिसके बारे में हम लोग बात कर जी चुके हैं, उनको इस प्रकार के चेंजेस की जरूरत थी ही नहीं। तो वो उन्होंने कई सारे अननेसेसरी चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से ये देखने को मिला। मुझे लगता है कि उनको एक और एक इंडियन सीमर खिलाना होगा, और टॉम करंट जी के जगह पर, और उसके साथ साथ आपको एक और बल्लेबाज खिलाना होगा जो और ज्यादा जी शक्ति प्रदान करे दिल्ली कैपिटल्स को। सबब क्योंकि आज बड़ा मुकाबला है चेन्नई और पंजाब को, उस पे जाए उससे पहले मैं आपसे एक नंबर लेना चाहूंगा। संजू सैमसन और ऋषभ पंत को एज अ कैप्टन कितने नंबर आप देंगे? मुझे तो लगता है अभी तो बराबर का रेस चल रहा है यहाँ पर। नहीं, क्योंकि मैच जीत गए हैं तो और टीम अच्छी खिलाई, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे लगता है कि 5.5 टू 4.5 संजू सैमसन के फेवर में। एक दो मुझे लगता है कि जी गलतियां हुई हैं ऋषभ पंत से, वहां पर आर अश्विन का एक और ओवर करवा देना चाहिए था उन्होंने। मार्कस स्टोइनिस को जी ओवर करवा दिया वहां पर, 15 रन दे दिया, और वहीं से जो मैच है एक तरह से पलट सा गया। तो अभी बहुत कुछ सीखने को है जी दोनों ही ये विकेट कीपर कैप्टन को। तो चलिए खेल नीति में अब हम बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। दो किंग्स आमने सामने होंगे, यानी चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी, यानी दो शेरों की भिड़ंत आप इसको कह सकते हैं। एक तरफ एक अनुभवी शेर है, जो अपने डेन में बैठ के भी शिकार कर सकता है, तो दूसरी तरफ के राहुल है जो मैदान पर उतर रहे हैं, उनका बल्ला बोल रहा है, और वो अकेले दम पर पंजाब किंग्स को आगे ले जाने का मादा दिखा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि मुकाबला आगे अब फिर से मुंबई में है, तो वहां पर टॉस क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, और दोनों कप्तानों का रोल कैसा होगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा सभा से कर लेते हैं। सभा, एक तरफ पंजाब किंग्स की बात करें, बड़ा मुकाबला जीत के आए, वो 200 से ज्यादा रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग अपना पहला मुकाबला हारी। कैसे आप देख रहे हैं दोनों टीमों के पहले बैलेंस को बात कर लें, उसके बाद हम फिर एनालिसिस करेंगे बैटिंग डिपार्टमेंट, ऑलराउंडर्स और बॉलिंग पे। एक बात तो साफ है राजीव, के दोनों टीमों ने ओवरनाइट स्ट्रेटजी को बदलना होगा, क्योंकि कल के जो मैच जी में जिस तरह का विकेट खेला था, जिस प्रकार उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में अब में चर्चा हो रही होगी, नई रणनीति बनानी होगी दोनों ही पंजाब किंग्स को भी और सीएसके को भी। कि अभी तक तो ये लग रहा था कि विकेट सपाट है, बेल्टर है, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिलेगा, पर जो कल का जो सरफेस था उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। जी पर जिस तरह से विकेट कल बिहेव किया है, अगर उसी तरह का विकेट आज भी मिलता है, तब मुझे लगता है कि सीएसके थोड़ा बहुत आगे रहेगा, क्योंकि इस जी तरह के विकेट उनको सूट करते हैं। पर पंजाब किंग्स का जो परफॉर्मेंस है पहले मैच में काफी अच्छा था, उनके पास शानदार कॉम्बिनेशंस हैं, केएल राहुल अच्छे फॉर्म में है, दीपक हुडा ने अच्छी पारी खेली पिछले मैच में। उसके साथ साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रवि बिश्नोई को खिलाना चाहिए। तब मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक ओपोनेंट होकर सामने आएगी। सीएसके के लिए बहुत जरूरी है कि उनको टॉप ऑर्डर क्लिक करें। फाफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना अच्छे फॉर्म में है, तो आज आज के मैच में भी उनका फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एमएस धोनी को ऊपर आना होगा बल्लेबाजी करने के लिए, जडेजा को और ज्यादा असरदार साबित होना होगा। तो ये एक दो एरियाज है जहां पर सीएसके को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सभा, दो खिलाड़ी जिन पे चर्चा करने की बहुत जरूरत है चेन्नई के लिए, खासतौर से उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। एक रॉबिन उथप्पा को इस बार लिया गया टीम में, क्या उनको आप खेलते देख रहे हैं आज पारी की शुरुआत करते हुए, क्योंकि एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, आईपीएल में बहुत शानदार रिकॉर्ड है। और दूसरा, कृष्णप्पा गौतम को बहुत अच्छी प्राइस पे लिया था चेन्नई ने, और फिर उनको पिछले मैच में खिलाया नहीं गया। कैसे आप देख रहे हो, और जिस तरह की कंडीशन है, क्या चेतेश्वर पुजारा पे भी महेंद्र सिंह धोनी सोच सकते हैं उनको बैटिंग लाइनअप में खिलाने की? एक स्टेडी प्लेयर चाहिए जो 20 पर बैटिंग करे। हम पर अगर ऐसा हुआ तो फिर कितने सारे स्टेडी प्लेयर आप खिलाएंगे, आपके पास अंबाटी रायडू भी है। तो जी दोनों में से एक ही खिलाड़ी खेल सकता है। मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को इतना जल्दी ड्रॉप करना उचित नहीं होगा। जी पिछले सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था सीएसके के लिए, थोड़ा भरोसा मुझे लगता है कि एक यंगस्टर के ऊपर दिखाना होगा एमएस धोनी को। पर मुझे लग रहा है कि गौतम को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर हैं, उसके साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, और उस हम्म तरह के ऑलराउंडर्स की आपको जरूरत होगी। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि सीएस की कोशिश यही होगी कि वो जो गहराई है उनके बल्लेबाजी में, उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए,
ताकि जो बल्लेबाज अंदर गया है बैटिंग करने के लिए वो खुलकर बल्लेबाजी कर सकता है। तो कुछ इसी मानसिकता के साथ सीएसके मैदान में उतरेगी। पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है आज एमएस धोनी के ऊपर कि वो अपने आप को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, और सारी की सारी निगाहें जो जी हैं वो कप्तान एमएस धोनी के ऊपर ही आज टिकी रहेंगी। बिल्कुल। और धोनी पे इसलिए भी टिकनी चाहिए कि 2011 अप्रैल का ही महीना था सभा, जब वो वर्ल्ड कप का छक्का लगा, ट्रेडमार्क छक्का था, तो इसलिए अभी धोनी अगर मुंबई के मैदान पर उतर रहे हैं बार बार, तो शायद ये विनिंग मोमेंट्स भी उनके जहन में रहते होंगे। बहरहाल क्योंकि चेन्नई की हम सब बात कर रहे हैं, चेन्नई के साथ बड़ी सभा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई है पिछले कुछ मैचेस में, आईपीएल सीजन 13 और 14 में देखें, वो ये कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में। सडनली मोइन अली नंबर 3 पे आ जाते हैं, सडनली सैम करन का प्रमोशन हो जाता है। ये जो स्टेडी पहले बैटिंग लाइनअप हुआ करता था एक समय उसका चेन्नई का, कि नंबर 3 पे रहना, देन अंबती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, देन रविंद्र जडेजा, सेट 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 पैटर्न था उनका। ये पैटर्न टूटने का रीजन क्या देख रहे हैं आप? रिसोर्सेज बदल गए हैं राजीव, शेन वॉटसन जी इस समय नहीं है। ऐसे भी सीएसके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के ऊपर। अब वो हम्म, खिलाड़ी इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मुझे तो ये जो बैटिंग ऑर्डर है वो ठीक लग रहा है राजीव सीएसके का। जी फाफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड, मोइन अली, नंबर 4 पर सुरेश रैना, मुझे लगता है नंबर 5 पर एमएस धोनी को आना होगा। और उसके बाद सैम करन आ सकते हैं, रविंद्र जडेजा आ सकते हैं, फिर अगर कृष्णा गौतम खेल रहे हैं तो वो अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह की अगर बैटिंग ऑर्डर रहेगा सीएसके का, तो मुझे लगता है हम्म, कि ज़्यादा उनको सूट करेगा। हम्म, तो एक कॉम्बिनेशन के साथ ही जी आपको आगे भी जाना होगा। और राजीव सिर्फ एक मैच दूर है वापसी करने से अब सीएसके। तो एक जी मैच अगर सीएसके जीत जाता है तो फिर से वो मोमेंटम उनके पास आ जाएगा और वो अपने कैंपेन को शानदार तरीके से किक स्टार्ट करवा सकते हैं। पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है कुछ चेंजेस होंगे? सभा शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर खेल रहे हैं, और ब्रेवो का अच्छा उनको सपोर्ट है, ब्रेवो का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, पंजाब किंग्स के खिलाफ बहुत अच्छे इकोनॉमी रेट के साथ वो खेलते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं मीडियम पेस जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है चेन्नई के लिए? मुझे लगता है कि दीपक चहर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो निर्भर करता है कि आज कौन से सरफेस पे मैच हो रहा है जी राजीव। अगर कल की तरह का विकेट रहा तो मुझे लगता है कि दीपक जी चहर को और मौका मिलेगा। पर ये दोनों बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर हैं, दोनों शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को और मौका मिलना चाहिए। शार्दुल ठाकुर ने कई बार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। पिछला मैच उनको उतना अच्छा नहीं हुआ था, पर सीएसके जरूर उम्मीद करेगा कि एक शानदार वापसी हो इन दोनों स्पीडस्टर्स द्वारा। उसके साथ-साथ उनके पास मोइन अली हैं, पर अगर गौतम आ जाते हैं टीम में तो और उनकी जो गेंदबाजी है में मजबूती आ जाएगी। जडेजा है उनके पास, तो उनके पास विकल्प काफ़ी हैं। पर एक एक मैच के बेसिस पर इतना जल्दी परिवर्तन करना मुझे लगता नहीं है कि सही सही होगा। पर 1 या जी 2 चेंजेस जो होंगे जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, गौतम आ सकते हैं इस टीम में। पंजाब की बात भी थोड़ी कर लेते हैं सभा, क्योंकि पिछला मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से वो जीते थे राजस्थान के खिलाफ। एक तो कॉन्फिडेंट होगी ये टीम, क्योंकि उनका कप्तान रन बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप भी हमेशा कहते हैं, अगर कप्तान परफॉर्म कर रहा है तो फिर टीम ऑटोमेटिक बहुत ही इंस्पायर रहती है और अच्छा करती है। तो किंग्स में पंजाब किंग्स की बात करें, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं आपको? लग रहा है एक चेंज अगर रवि बिश्नोई शायद आए, क्योंकि मोहम्मद शमी अच्छा कर रहे हैं इनके लिए। बैटिंग ऑर्डर तो कमाल का लग रहा है, के राहुल, मयंक अग्रवाल, फिर आपके क्रिस गेल आते हैं, निकोलस पूरन है, दीपक हुड्डा ने सबको सरप्राइज किया था। बैटिंग ऑर्डर में तो बहुत स्टेबल लग रहा है। सब आपको क्या लग रहा है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा स्टेबल है इस समय पंजाब किंग्स का? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि क्रिस गेल ज़्यादा सूटेबल रहेंगे एक ओपनर के रूप में। तो आप किसको नंबर 3 पे शिफ्ट करेंगे, के अ, राहुल या मयंक को? नहीं, केएल राहुल तो ओपन करना चाहिए, पर मैं प्रेफ़र करूँगा क्रिस गेल और केएल राहुल को ओपन करना, और जी मयंक अग्रवाल को मेबी मैं नंबर 3 पर ला सकता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा मयंक अग्रवाल स्पिनर्स के विरुद्ध भी अच्छा खेलते हैं। जी और तो 3 नंबर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मयंक अग्रवाल के लिए। वो एक जी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस में हम लोग देख सकते हैं। गेंदबाज़ी में मुझे लगता है कि शानदार प्रदर्शन रहा है, मोहम्मद शमी है, अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाज़ी की है, और अगर रवि बिश्नोई आ जाते हैं तो उनके पास अटैकिंग जो ऑप्शंस हैं हम्म वो ज़्यादा मिल जाएँगे। देखिए, ये मैचेस जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस होने चाहिए। जी विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन है? रवि बिश्नोई एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, मोहम्मद शमी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, अर्शदीप सिंह एक विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर ना भी हैं, तब भी उनके पास वो मिश्रण है, वो वेरिएशन है, तो और ज़्यादा लेफ्ट वो लेफ्ट आर्म रन नहीं सीमर्स का देंगे। जलवा देखने को मिल रहा है लेफ्ट आर्म सब वैसे। सीमर्स हैं।
तो मुझे लगता है जी। कि उस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। तो वो जी। 1 या 2 चेंजेस ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पंजाब किंग्स के टीम में। तो चलिए ये तो बात हो गई वीकेंड के मुकाबलों की, और वीकेंड का मुकाबला अगर हम सुपर सैटरडे के मुकाबले की बात ना करें तो शायद अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी और ये बड़ा मुकाबला होगा। चेन्नई के मैदान पर ये मुकाबला है, बैटिंग के लिए बहुत आइडियल कंडीशंस नहीं है, और ऐसे में दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर के जो 4 बल्लेबाज उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। वो चाहे हम रोहित शर्मा की बात कर लें या डेविड वार्नर की बात करें, जॉनी बेस्ट्रो की बात कर लें या क्विंटन डिकॉक की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव जिनको किसी भी पिच पे आप खिला दे बहुत आराम से बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, उनके सामने शायद उतना बड़ा चैलेंज ना हो, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट फॉर्म में चल रहे हैं। सभा, अगर इस मुकाबले की बात करें, क्या इसको सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज बनाम मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज देखा जाए? हाँ राजीव, क्योंकि इनकी जो गेंदबाजी है वो सूट कर रही है चेन्नई के विकेट्स को। जी। उनके पास शानदार कॉम्बिनेशन है। हालांकि अभी भी भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही है जिसके लिए वो जी। माने जाते हैं। तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है सनराइजर्स के लिए। उनकी जो स्पिनर्स हैं, राशिद खान इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, हमेशा से उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है और बहुत बड़ा दबाव रहेगा मुंबई इंडियंस के ऊपर जब वो राशिद खान जी। को खेलेंगे। पर मुंबई इंडियंस को ज़्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जी। सिर्फ यही विश्वास दिखाना होगा अपने बल्लेबाजों के ऊपर, अपने लोअर मिडल ऑर्डर के ऊपर कि वो कुछ और सँभल कर खेलें और अंत तक बल्लेबाजी करें। जी। तब मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए। सनराइज़र्स को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। सनराइज़र्स को मेहनत करनी है अपने मिडल ऑर्डर के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने पिछला मैच फेंक दिया, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तभी मुझे लगता है कि सनराइज़र्स कम्पीट कर सकता है मुंबई इंडियंस के सामने। सबब क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, और रोहित शर्मा ये जानते हैं कि सनराइजर्स का जो वीक पॉइंट है वो है कहाँ पर। एक तो उनका वीक पॉइंट है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा चल नहीं रहा, अचानक उनकी विकेटें गिर रही हैं, 2 मैच हार चुकी है सनराइजर्स। ये भी वो जानते हैं कि साइकोलॉजिकली सनराइजर्स बैकफुट पर है। क्या रोहित इसका एडवांटेज उठाएंगे? मुझे लगता है कप्तान के साथ-साथ उनको अपने बल्लेबाजी के ऊपर भी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी राजीव। मुझे लग रहा है कि जी। पिछले 2 मैचों में जो देखने को मिला है, पहला जो 6 ओवर है बहुत ही धीमी गति से रन बनाए हैं मुंबई इंडियंस ने। जी। वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चेन्नई के विकेट पर। और मुझे लगता है कि अब तक मुंबई इंडियंस ने भाँप लिया होगा कि मिडल जी। ओवर्स में चेन्नई के विकेट पर पुरानी जब गेंद हो जाती है, तो वहाँ पर तेज़ गति से रन बनाना बहुत कठिन है। और ये जी। बात विराट कोहली ने भी कही है। मुझे जी। लगता है कि पहले 6 ओवर में वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेकर बल्लेबाजी करनी होगी, ताकि जी। आप थोड़े ज़्यादा रन्स बना लें नई गेंद में। उसके बाद फिर आपको सँभल कर बैटिंग करनी होगी और अंत के 3 या 4 ओवर में फिर आप एक बार फिर से प्रयास कर सकते हैं। तो जी। ये माइंडसेट के साथ रोहित शर्मा को एक कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरना होगा। मैं मान रहा हूँ कि सनराइज़र्स की जो कमियाँ हैं, उसको भी देख लिया है मुंबई इंडियंस ने, वहीं पर वो टारगेट करेंगे। उनको मालूम है कि अगर दबाव बढ़ता है, तो उनका मिडल ऑर्डर जो है सनराइज़र्स को एक प्रकार से क्रम्बल कर जाता है। क्रम्बल कर पर जाता है। जी। हाँ, पर ये सब होने के लिए आपको पहले अपने स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपकी जो जी। अपनी कमज़ोरियाँ हैं, उसको दूर करना होगा। तभी मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस आज का मैच भी जीत पाएगी। सबा, परसेंटेज में बात करें, किसको ज्यादा देंगे यहाँ पे परसेंटेज, मुंबई या सनराइजर्स? आई थिंक मुंबई 60%। चलिए, तो मुंबई ये सभा इंडियंस की पहली मुझे लगता प्रेडिक्शन है आ गई ज़्यादा है। अब सुपर संडे की बात करें, सुपर संडे को 2 मैचेस खेले जाएंगे। अगर हम पहले मुकाबले की बात करें तो आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होगी। सभा, आपकी फेवरेट कोलकाता नाइट राइडर्स और राजकुमार जी की फेवरेट आरसीबी, बड़ा मुकाबला है इसको आप देख रहे हैं? आरसीबी बैक टू बैक 2 मैचेस जीत के आ रही है और कोलकाता मैच हारी है। कैसे आप देख रहे हैं इसको? मुझे लगता है कि मैच तो अच्छा होगा, पर इस बार आरसीबी का पलड़ा भारी है और वो इस वजह से है जी। क्योंकि कोलकाता की जो बल्लेबाजी है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस समय। एक एक बल्लेबाज नीतीश राणा के ऊपर ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते हैं और जी। उनके लिए बहुत बड़ी कमजोरी है इस समय ओवेन मॉर्गन। ओवेन जी। मॉर्गन एक कप्तान है, उनको रन बनाना ही होगा। नहीं तो जो पिछले सीज़न हुआ वो अगर वो इस साल भी अगर घटेगा तो बहुत कठिन होने वाला है केकेआर का रास्ता और अभी तक जी। कुछ वही देखने को मिला है। ना तो ओवेन मॉर्गन ने रन बनाए हैं, दिनेश कार्तिक को बहुत नीचे आ रहे हो बैटिंग करने के, ज़्यादा उनको मौका मिला नहीं है। पर आंद्रे रसेल कप्तान को का भी हाल ऐसे ही है सबा आंद्रे कुछ। रसल की हालत बहुत जी। ज़्यादा गंभीर है। इस चेन्नई के विकेट में उनका बल्ला चल ही नहीं रहा है। ऐसा जी। लग रहा था पिछले मैच में कि काफ़ी दिनों से वो खेले नहीं है। हालाँकि गेंदबाज़ी अच्छी हो रही है पर केकेआर ज़्यादा बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है जी। उनके बल्लेबाज़ी में आंद्रे रसल से, जो कि अभी तक देखने को मिला नहीं है।
सबा आरसीबी को तो लग रहा है ऐसा कि दोनों मैच जीते हैं और विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म किया एज ए कैप्टन। मैक्सवेल का बल्ला चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, और एबी डिविलियर्स उनके पास है। क्या ये टीम की ताकत को बढ़ा रही है, और क्या कोई चेंजेस आप देख रहे हैं खासतौर से मीडियम पेस डिपार्टमेंट में, या आपको लग रहा है सेम टीम ऑलमोस्ट खेल सकती है संडे के दिन? मुझे लगता है कि सेम टीम के साथ ही विराट कोहली उतरेंगे, क्योंकि हर जी मैच में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन परफॉर्मेंस होता रहेगा। जैसे कि काइल जेमिसन ने पिछले मैच में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी, पर वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। जी। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ चेंज रहेगा। आरसीबी मुझे लगता है कि इस मैच में ज़रूर फेवरेट रहेगी। तो चलिए, सबा की दो प्रेडिक्शन आ गए, सबा द बाबा की दो प्रेडिक्शन, और सुपर संडे का जो अंतिम मैच है उसपे बहुत जल्दी से एक प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में होगा। दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि जो पिछला मैच वो हारे हैं उसमें एक सुधार किया जाए और अच्छा प्रदर्शन करें, और पंजाब किंग्स जो सितारों से सजी हुई है और टॉप 4 टीमों में सबा उसको रेट करते हैं इस टूर्नामेंट में। कैसे आप देख रहे हैं इस मुकाबले को, दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स? देखिए राजीव, बहुत बड़ा पॉजिटिव या टेक अवे दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये है कि पिछले मैच में जो हुआ था 148 पर उन्होंने शानदार तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की, जी अंतिम ओवर तक मैच ले गए। ये आसान होता नहीं है। जी ये उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पर उनके बल्लेबाजी में अगर वो थोड़ा 1-2 परिवर्तन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ज़रूर होगा दिल्ली कैपिटल्स। और जी मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स को ये मुकाबला जीतना चाहिए पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। जी। आप हेटमायर को खेलते देख रहे हैं सबा संडे के उनको दिन? खिलाना ही होगा, नहीं तो बहुत कठिन होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उनको जी। बल्लेबाज़ी और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। चलिए, अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें, तो उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। बहुत पावरफुल बैटिंग लाइनअप लग रहा है। सबा आपको लग रहा है ये बैटिंग, पंजाब किंग्स की बैटिंग जिस तरह से पावरफुल है, उतनी स्ट्रांग दिल्ली की बॉलिंग नजर आ रही है? क्या ये मुकाबला ऐसे ही देखा जाए इसको, कि पंजाब के बल्लेबाज चले तो फिर दिल्ली बैकफुट पे होगी, दिल्ली के गेंदबाज चले तो पंजाब बैकफुट पे होगी? कुछ वैसा ही हो रहा है, पर दोनों टीमों का प्रयास यही होगा कि और ज़्यादा सही कॉम्बिनेशन हो जाए। अगर आप जी बॉलिंग हेवी हो जाते हैं, तो फिर आपकी कमज़ोरी बढ़ती जाती है। अगर आप बैटिंग हेवी हो जाते हैं, तो फिर वो परेशानी हो जाती है। मुंबई इंडियंस चैंपियन इस वजह से है क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और बैलेंस होना जी चाहिए हर एक टीम में। तो दोनों ही टीमों का प्रयास यही होगा कि उस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ ही वो मैदान में उतरें। अब पंजाब किंग्स आज मैच खेलेगी, उस पर निर्भर करेगा कि वो संडे को किस प्रकार की तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं राजीव। जी मुझे लगता है कि इस समय बहुत जल्दबाज़ी होगा ये कहना कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पंजाब किंग्स उतरेगी। पर मुकाबला है जो अच्छा होना चाहिए, पर मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पिछले मैच से, जी। और वो अब अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे संडे को। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो अपडेट्स आपने दी है, तमाम रिव्यू और प्रीव्यू जो मैचेस के हमने किए उसके लिए भी, और आप खेल नीति के साथ लगातार जुड़े रहिए। रोज सुबह 9:15 पे हम आपसे मुलाकात करेंगे आईवीएम पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल @राजीव मिश्र पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खेल नीति पर लगातार हम आपको मंडे टू फ्राइडे क्रिकेट के मैदान से जुड़ी तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, खासतौर से आईपीएल में क्या कुछ चल रहा है, आईपीएल के अंदर की खबरें, जैसे कि सब आपको लगातार बता रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किस तरह से टीमें कोलैप्स कर रही हैं, क्या कुछ टीमों की ताकत और कमजोरी है, सब कुछ आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। तो आप खेल नीति के साथ लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।